विकास जी ने जो दर्ज करवाया था, मुकदमा जो दर्ज हुआ था, जो लड़ रहे थे, वो 306 के 6 के तहत था। क्या 302 के तहत अभी तक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ है? 306 के तहत इसलिए हुआ क्योंकि उनके पिताजी ने एलिगेशन उस तरह के लगाए होंगे। जो भी एलिगेशन होता है उस एलिगेशन को देखते हुए ही मुकदमा दर्ज किया जाता है, और उस मुकदमे में वही सेक्शन जो प्राइमा फेसाई रीडिंग के बाद जो आते हैं पुलिस के समझ में वो लगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बाद में इसको 302 ऐड, इसमें कभी भी 306 को 302 में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। जरा सी इन्वेस्टिगेशन हुई, चीजें आ गई। अभी तो अबेटमेंट है। अबेटमेंट का मतलब है कि किसने उकसाया, क्यों कंपेल किया, वो इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर उनको लग जाता है कि किसी ने मर्डर के इंटेंशन से ये काम किया है तो 302 हो जाएगा। वहां पर इंटेंशन प्रूव करना पड़ता है, मेंसरिया आती है। अगर उसने ऐसा किया, कोई आया, उसने गला दबाया और फांसी के फंदे पे ऐसे लटका दिया कि ये सुसाइड दिखे, तो वो 302 में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये दिख रहा है कि ये मर्डर है और ये एस्टैब्लिश भी होगा। उमेश जी, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं आपसे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं, उनके लड़के हैं अभिनव चंद्रचूड़। अभिनव चंद्रचूड़ रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो लुकआउट नोटिस है उसको क्वेश्चन करने के लिए अपीयर होते हैं। उनको अपीयर होने का पूरा अधिकार है और ये उनका प्रेरोगेटिव है, जरूर होना चाहिए। लेकिन इसके पहले रिया चक्रवर्ती के जो वकील थे, वो जाने माने वकील थे सतीश मान सिंधे, और बहुत ही रिनॉन्ड वकील रहे हैं, वो क्रिमिनल लॉयर रहे हैं। सतीश मान सिंधे अपीयर हो रहे थे, लेकिन सतीश मान सिंधे को हटा करके अभिनव चंद्रचूड़ को लाया गया। उस वक्त वैकेशन बेंच काम कर रही थी और फिर जब रेगुलर आया तो फिर उनको बेल भी मिल गया। तो उनको बेल नहीं, उनको लुकआउट नोटिस क्वैश हो गया और उनको बाहर जाने की इजाजत, क्वैश हो गया, उनको बाहर जाने की इजाजत हो गई। क्या लोगों के मन में यह शंका हो सकती है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के बेटे अगर किसी क्लाइंट के लिए खड़े होते हैं तो उसका प्रभुत्व, उसका प्रभाव वहां के स्थानीय जज पे पड़ सकता है और ये कारण हो सकता है? क्या अभिनव चंद्रचूड़ को इस केस से खुद को दूर रखना चाहिए था? आपका अपना विजडम क्या कहता है कि चूंकि एक ये हाई प्रोफाइल केस हो गया है और सब लोग टकटकी निगाह से देख रहे हैं न्यायालय की तरफ, और अगर न्यायालय का व्यवहार इस प्रकार का आएगा तो सिर्फ अगर ये पब्लिसिटी के भी हिसाब से अभिनव को इसमें क्या पैसे मिले नहीं मिले मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर पब्लिसिटी के हिसाब से वो इसमें आते हैं या उनको कोई मेरिट दिख रहा है कि इसमें ह्यूमन राइट का उल्लंघन हो रहा है और उसका जो अधिकार है क्लाइंट का, उसका उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसे अधिकार तो बहुत सारे केसेस में होंगे जिनका उल्लंघन हो रहा होगा, उनमें वो अपीयर हो सकते हैं। क्यों चूज किया होगा अभिनव ने इस केस को? और अगर उन्होंने चूज किया है तो क्या अगर इस देश के लोगों की शंका न्यायालय पर जाती है तो क्या ये शंका गलत है? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। बहुत ही सवाल मैंने टेढ़ा पूछा है, हमको उम्मीद है कि आप बहुत ही साफ साफ जवाब देंगे। देखिए, एक तो क्लाइंट और वकील के बीच में जो भी कम्युनिकेशन, जो कंसिडरेशन होता है वो प्रिविलेज्ड होता है। तो ये तो कोई भी नहीं जान सकता कि किस कंसिडरेशन पर उन्होंने इनका केस करने के लिए स्वीकार किया, और दूसरी बात कि किस कंसिडरेशन के हेतु क्लाइंट ने उनको अप्रोच किया। ये तो एक प्रिविलेज मैटर है जो किसी को नहीं पता लगेगा। इसके बारे में आप कयास ही लगा सकते हैं। लेकिन जो आपने विषय उठाया है ये बड़ा विषय है, ये पहले से भी चल रहा है, लगातार आप देख रहे हैं। सोशल मीडिया आने के बाद से थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लिसिट भी हो गया है, और ये अक्सर ये विस्पर में सुनाई देता है, कॉरिडोर्स में भी सुनाई देता है, कोर्ट के कॉरिडोर्स में भी ये बातें सुनाई देती है। अब देखें, आपकी कोई अगर चीफ जस्टिस के सुपुत्र है तो उनको तो अधिकार है ना वकालत करने का। अगर वो चाहते हैं कि मैं वकील बनूं तो उनको अधिकार है वकालत करने का। अब उनके पास कोई केस आया, किस कंसिडरेशन पे वो लेकर कर रहे हैं, ये बात
एकदम प्रिविलेज्ड है, इसके बारे में कयास ही लगा सकते हैं, कुछ नहीं है। लेकिन अब उनके अधिकार की भी आप कल्पना कीजिए कि वो क्या अपना अधिकार छोड़ दे। उनके पास कोई क्लाइंट आता है, चलो कोई गरीब नहीं आ पाया फॉर एनी रीजन, कैसे भी सोशल कनेक्ट से आया, कैसे भी आया, और वो इस केस को करते हैं, तो लॉ थोड़ा चेंज हो जाएगा। लॉ तो वही रहेगा, मैं ये कह रहा हूं। अब आप गैस करते हैं, अगर आप नहीं करें तो आप अपने अधिकार को भी मना करते हैं और अपने क्लाइंट के अधिकार को भी मना करते हैं। वहां मैं इसको जस्टिफाइड मानता हूं। लेकिन जो बातें अभी चल रही हैं कि कुछ परिवारों के लोग ही जज बनते हैं, कुछ परिवार के लोग ही अच्छी वकालत कर पाते हैं, उनका बैकग्राउंड आपने देखा होगा, बहुत सारी लिस्ट होती है सुप्रीम कोर्ट में, जो अभी सिटिंग जजेज हैं वो किसके सुपुत्र हैं, किसके बेटे हैं, किसके रिलेटिव हैं, किसके कजन हैं और किसके जूनियर रहे हैं। एक लंबी चौड़ी लिस्ट अक्सर सुनने में आती है, और चूंकि हम लोग सिस्टम से जुड़े हैं तो दिखाई भी देती है। लेकिन अब इस चीज को आप एक आइसोलेशन में रख के नहीं देख सकते। और चूंकि ये सिस्टम ओपन है, अगर कोई अग्रीव्ड है, किसी के पास कोई ऐसी सूचना आती है, तो वो कोर्ट के सामने ला सकता है। लोग लाते नहीं है, ये बात अलग है, ला सकता है। उसके कंसिक्वेंसेज वो फेस करने को तैयार होगा तो वो कर सकता है। ऐसा पहले हुआ भी है, जब एक बहुत ही सम्मानित वकील थे, जो पहले कानून मंत्री भी देश में रहे थे, उन्होंने भी बयान दिया था कि मैं पर्सनली जानता हूं इतने चीफ जस्टिस हमारे करप्ट रहे हैं, ऐसे। तो वो एक अलग विषय है। अब यहां पर हम इस केस का ये छोटा सा इशू है, इनके आने से इस केस पे सीबीआई क्या इन्फ्लुएंस करेगी, क्या नहीं करेगी, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फैक्ट है कि लुकआउट नोटिस जो दिया गया था वो क्वैश हो गया है फरवरी 24 में, जहां तक मुझे पता चला है वो जाकर क्वैश हो गया था। तो अब अगर लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं अनड्यू क्रैश हो इन्फ्लुएंस गया हुआ और है, रिया चक्रवर्ती विदेश घूम रही हैं, रिया चक्रवर्ती नए नए दोस्त बना रही हैं, नए नए फ्रेंड्स बना रही हैं। रिया चक्रवर्ती फ्रीक्वेंटली घूम रही हैं, उनके भाई के साथ घूम रही हैं, अपने दोस्तों के साथ घूम रही हैं। आपसे जानना चाहता हूं सर, भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।